हम पढ़ रहे हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन टॉपिक। लास्ट जो हमारा टॉपिक था, जो हमने स्टार्ट किया था, वो था वेक्टर डिफरेंशिएशन। सदिश अवकलन। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हमने समझ ली थी कि डिफरेंशियल कैसे करना है। फंक्शन हमारा, मान लीजिए आर फंक्शन था टी का, आर टी का फलन है, तो आर का डिफरेंशियल अवकलन विद रिस्पेक्ट टू टी, नॉर्मल वही चीज हमने समझ ली थी। इसके अलावा आपका अगर दो फंक्शन आपके मान लीजिए u और v, तो हमने u डॉट v इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट के बाद डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, या फिर u क्रॉस v करना पड़ेगा और फिर डिफरेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने समझ ली थी, बेसिक चीजें। अब हम एक कंडीशन समझते हैं, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त और आवश्यक, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध किस चीज का? ये जो हमारा वेक्टर है, जो हमारा सदिश है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, जो उसका परिमाण होगा, अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है, अचर है, तो जो मान लीजिए ए हमारा वेक्टर है, वेक्टर क्या है? ए, और अगर ये कांस्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट डी अपॉन डी टी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ए डॉट डी अपॉन डी टी की वैल्यू अगर 0 है तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से ट्रू है, तभी हम इसको लिख रहे हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध कि अगर कांस्टेंट अगर है, ए की वैल्यू अगर कांस्टेंट, ए का मैग्नीट्यूड जो परिमाण है, ये अगर कांस्टेंट आता है, अगर अचर है, तो ए डॉट डी ए की वैल्यू 0 होगी, और अगर ए डॉट डी ए 0 है तो ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो परिमाण है वो अचर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट होगा। यानी कि ए डॉट डी ए का अगर वैल्यू 0 होती है, मतलब मुझे पता है कि अगर ए डॉट बी कोई दो वेक्टर है, अगर ये दोनों मिलकर के आंसर 0 बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि ए परपेंडिकुलर होगा बी के। ये भी हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, लंबवत होंगे। तो कंडीशन कुछ वही है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन बन रही है। अगर तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनकी जो लेंथ होगी वो कांस्टेंट होगी। तो प्रूफ करते हैं, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दोनों तरफ से प्रूफ करना है। पहले हमें ये मानना है कि कांस्टेंट है, या मान लेते हैं कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड जो है, जो परिमाण है वो कांस्टेंट है, और हम प्रूफ करेंगे कि ए डॉट डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। दूसरी चीज, हम सेकेंड वाली कंडीशन को मान लेते हैं कि ये सही है, और हम प्रूफ करेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है कांस्टेंट होनी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड परिमाण हमारा अचर होना चाहिए। तो प्रूफ करते हैं, ये एज इट इज आप बुक में से नोट कर लीजिएगा। मैं समझा देता हूँ पहले तो, स्टेटमेंट वगैरह चलो लिख देते हैं, तो नहीं ना, प्रूफ समझ लो बस केवल, बाकी कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें लिखने के लिए। तो स्टेटमेंट आप बुक में से नोट कर लीजिएगा, मैं प्रूफ लिख लेता हूँ। तो पहले तो द कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन पहले हम ले लेते हैं। प्रतिबंध आवश्यक है। ठीक है,
इसमें हम क्या करेंगे, ये ए को हम मान लेते हैं कांस्टेंट, ए को मान लेते हैं कांस्टेंट। अच्छा जो कि दिया गया है, तो अगर ए कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, है ना। तो ये कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, अचर होगा। और अगर ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो मुझे पता है ए स्क्वायर को हम ए डॉट ए लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो है तो ये कांस्टेंट ही, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, और जैसे इसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी ए डॉट ए का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। अब डिफरेंशियल वही डॉट प्रोडक्ट है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो दो फंक्शन हमारे डॉट प्रोडक्ट में है, तो उसका कैसे करते हैं डिफरेंशियल, पहले ए का डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, सेकेंड वाले ए का डिफरेंशियल कर लेते हैं, प्लस फर्स्ट वाले ए का डिफरेंशियल किया हमने और सेकेंड का नहीं किया, ठीक है, इक्वल टू 0। डॉट में मुझे पता है कि ए डॉट बी सॉल्व करो या बी डॉट ए सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों आंसर सेम आते हैं, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ऑर्डर को। लेकिन क्रॉस में जब होता है ना, तो हम ए क्रॉस ए को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें माइनस साइन का डिफरेंस आता है, तो लेकिन ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखा जा सकता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो इसको हम सेकेंड पार्ट है उसको हम ए डॉट डी ए अपॉन डी टी लिखते हैं, और ये दोनों सेम वैल्यू ऐड हो रहा है, तो उसको लिख सकते हैं 2a डॉट डी ए अपॉन डी टी। तो ऑब्वियस बात है कि भाई 2 का मल्टीप्लाई ए डॉट डी ए अपॉन डी टी में आंसर 0 आ रहा है, इसका मीनिंग तो एक ही हो सकता है कि ए डॉट डी ए अपॉन डी टी 0 होना चाहिए, ठीक है। और ए डॉट डी ए अपॉन डी टी 0 होने का मतलब क्या हुआ, ए परपेंडिकुलर हो गया, जो हमें स्टेटमेंट अगर परपेंडिकुलर में दिया है तो हम ये प्रूफ कर देंगे, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी के, तो ये पार्ट आपका नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सफिशिएंट कंडीशन, the condition is sufficient, प्रतिबंध पर्याप्त है। अब अपोजिट चीज मान के चलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है डी ए अपॉन डी टी, अगर ये परपेंडिकुलर है लंबवत है तो ए डॉट डी ए अपॉन डी टी, ए डॉट डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 0 जाएगी। अब ए डॉट डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 0 जाएगी तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा, ठीक है। और 2a डॉट डी ए अपॉन डी टी को हम ले सकते हैं ए डॉट ए इक्वल टू 0, ठीक है। और फाइनली ए डॉट ए का डिफरेंशियल 0 हो रहा है, तो किसी भी अगर वेक्टर का डिफरेंशियल, मतलब कोई भी फंक्शन दिया है, वेक्टर है, जो भी है, उसका डिफरेंशियल करने पर अगर वैल्यू 0 आती है, तो 0 तभी एक ही पॉसिबल में आ सकता है जब ए डॉट ए मेरा क्या हो, कांस्टेंट हो, अचर हो, कांस्टेंट होगा तभी डिफरेंशियल 0 आएगा। और ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, अचर है, तो फिर बात खत्म हो गई कि ए भी कांस्टेंट होगा, स्क्वायर कांस्टेंट है तो ए भी कांस्टेंट होगा, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो दोनों तरफ का प्रूफ हो गया, ये नेसेसरी सफिशिएंट दोनों साइड से। पहले हमने ए को कांस्टेंट माना है, अचर माना है, और सब परपेंडिकुलर बताया है, ए और डी अपन डी टी को लंबवत बता दिया है, और लंबवत मान के अचर बता दिया है, परपेंडिकुलर मान के कांस्टेंट बता दिया, तो दोनों तरफ से हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, अगर ए क्रॉस बी में अगर सॉल्व करना है ना, ये ध्यान रख लो, दो इंपॉर्टेंट चीजें, ए क्रॉस बी अगर दिया है और आपको डिफरेंशियल करने को कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, पहले का नहीं कर रहे, दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे, और फिर पहले का डिफरेंशियल होगा और दूसरे का नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर बीच में प्लस साइन आएगा, ऑर्डर चेंज नहीं करना, ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी रहेगा, ए क्रॉस बी ही रहेगा, ऐसा उसको बी क्रॉस ए मत कर देना, अगर बी क्रॉस ए चेंज में करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि क्रॉस में आपका माइनस साइन का डिफरेंस आता है, डायरेक्शन नहीं चेंज करते हैं। हाँ, लेकिन अगर ए डॉट बी है तो वो चल जाएगा, उसको आप लिख सकते हो ए डॉट डी बी अपॉन डी टी प्लस
डी ए अपॉन डी टी डॉट बी। तो इसको आप चाहो तो आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्रॉस में आप ऑर्डर चेंज नहीं कीजिएगा, इसको आप पता चला कि बी क्रॉस डी ए अपॉन डी टी लिख दो, तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो आपको ऑर्डर ऑर्डर चेंज करने का, क्रॉस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का माइनस करना पड़ेगा, तो वो एक स्टेप उसमें आपको चेंज करनी पड़ेगी, वो नहीं करना है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट समझा देता हूँ। तीन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी और सी, इनका दो टाइप के ट्रिपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, त्रिक गुणन। पहला तो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अदिश त्रिक गुणन। इसका मतलब ये होता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसा कि पहले क्रॉस करेंगे सॉल्व, और जो आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए के साथ या जो भी करना है, तो ये ऑर्डर में है। इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको जनरली बॉक्स में लिखा जाता है, ऐसा बॉक्स के अंदर ए बी सी। तो बॉक्स के अंदर ए बी सी लिखा हुआ है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और बॉक्स के अंदर अगर बी ए सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बी डॉट ए क्रॉस सी, ठीक है। और अगर बॉक्स में हम लिख दें ए सी बी तो ये आएगा ए डॉट सी क्रॉस बी, ठीक है। तो बॉक्स में जैसा वैल्यू लिखा उसके अकॉर्डिंग पहले के साथ डॉट और बाकी दूसरे में क्रॉस आएगा। तो ये होता है अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ए बी सी लिखो या बी सी ए लिखो या फिर सी ए बी लिखो, तो सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, पूरा सीक्वेंस में बने रहना चाहिए। अगर सीक्वेंस में बना हुआ है तो तीनों का आंसर सेम आएगा, तब तीनों वैल्यू सेम है, तीनों का वैल्यू एक ही आएगा। और सी डॉट ए क्रॉस बी एक ही चीज है तीनों, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा होता है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सदिश त्रिक गुणन। तो सदिश में क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तीनों का क्रॉस होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या होता है ये बता देता हूँ। ए डॉट सी करेंगे हम, और जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई बी से करेंगे, तो ए डॉट सी एक नंबर होगा, ये एक स्केलर कोई भी नंबर आएगा और उस नंबर का मल्टीप्लाई बी से किया जाएगा, माइनस ए डॉट बी, और जो भी नंबर मिलेगा उसका मल्टीप्लाई सी से कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है अपना तरीका सॉल्व करने का ट्रिपल प्रोडक्ट में, वेक्टर में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इस तरीके से मुझे सॉल्व करते हैं। और कांस्टेंट अगर डायरेक्शन में है अगर वेक्टर, तो अभी एक चीज हमने प्रूव कर ली, ए डॉट डी अपॉन डी टी जीरो है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर दी यहाँ पे। मैग्नीट्यूड जो है परिमाण, वो कांस्टेंट है, ठीक है, अचर है। और ऐसे ही ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो हो जाए, ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो कांस्टेंट होगी, अचर होगी। तो दो चीजें होती हैं वैसे भी वेक्टर में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। अब दोनों में से कोई एक कांस्टेंट है या नहीं है, या दोनों कांस्टेंट है, दोनों ही अचर है ना। तो अगर ए डॉट डी अपॉन डी टी जीरो आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि इसका जो परिमाण आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो कांस्टेंट है। और अगर ए क्रॉस डी अपॉन डी टी जीरो आ रहा है तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, दिशा अचर है, ठीक है। तो कांस्टेंट डायरेक्शन है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए पहले,
क्योंकि कोई भी डायरेक्शन की बात करते तो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, इकाई सदिश। और इकाई सदिश हम कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर का डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड से, और जो आंसर आता है उसे हम क्या लिखते हैं, ए कैप। ये हमारा इकाई सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है ए कैप। ठीक है, और इस हिसाब से ए वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो भी मैग्नीट्यूड ए इंटू ए कैप। और मैग्नीट्यूड ए कोई नंबर है तो उसको मैं स्मॉल ए इंटू ए कैप लिख दूं तो चल जाएगा, है ना। वेक्टर साइन नहीं लगाना है, तो मैग्नीट्यूड तो कोई ना कोई नंबर होगा ये तो नंबर को सिंपल ए नाम दे दिया और डॉट ए कैप लिखेंगे तो अभी चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसको हम प्रूफ करते हैं। यहाँ भी वही नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दोनों। तो पहले तो नेसेसरी कंडीशन देख लो, आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, वेक्टर लेते हैं ए, और ए को वेक्टर को लिख सकते हैं ए डॉट ए इंटू ए कैप। ठीक है, जिसमें ए कैप क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर हम जानते हैं, इकाई सदिश। ठीक है, और इकाई सदिश की अपनी कोई दिशा होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ए की दिशा में। ठीक है, अब हमें ये चलो हम ये मान लेते हैं कि ए जो है ये इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, इसका जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, मतलब दिशा इसकी अचर है। अगर दिशा अचर है तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी सॉल्व करना और आंसर बताना है कि जीरो आना चाहिए। ठीक है, ए क्रॉस डी अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, हमें प्रूफ करना। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ए है, ए की वैल्यू देते हैं मैग्नीट्यूड ए, परिमाण ए इंटू ए कैप। तो ए कैप इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, ए कैप और ए कैप इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बन रहा है, दोनों फंक्शन है तो मल्टीप्लाई में फंक्शन है तो पहले एक का डिफरेंशियल नहीं होगा, दूसरे का हो जाएगा, प्लस डी अपॉन डी टी का डिफरेंशियल करेंगे, ए कैप का नहीं करेंगे। ठीक, तो ए कैप क्रॉस, अब ए कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है इसकी, वन। इसकी वैल्यू वन है तो वन का डिफरेंशियल क्या होगा आपको, जीरो। वन का डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं 80 और प्लस डी ए अपॉन डी टी। अभी इस ए का मैग्नीट्यूड के बारे में तो पता नहीं मुझे कि इसके मैग्नीट्यूड, जो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, सॉरी कि कोई वेरिएबल है कि नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है ना इसमें। तो इसको आगे लिखते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास ए कैप क्रॉस डी ए अपॉन डी टी ए कैप। ठीक है, और ये स्केलर है, ये भी स्केलर है। ठीक है, डी अपॉन डी टी, तो इन दोनों को मैं बाहर ऐसे लिख देता हूँ, ए डी अपॉन डी टी और ए डी अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा आपका ए कैप क्रॉस ए कैप। तो मुझे पता है आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होती है, जे क्रॉस जे की वैल्यू के क्रॉस के, एक ही डायरेक्शन में जब जाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। ठीक है, तो ये ए क्रॉस ए का डायरेक्शन चल रहा है, ये कोई टाइम मल्टीप्लाई है, ए क्रॉस इसका टाइम मल्टीप्लाई ए टाइम है, ये डी अपॉन डी टी टाइम है। तो ये कोई नंबर की तरह या वेरिएबल की तरह भी है, तो कौन सी मैग्नीट्यूड, मतलब ये स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई वेक्टर इन दोनों से हो रहा है, ए कैप क्रॉस ए कैप से। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एक ही डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू जो आ रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो आ गई आपकी फाइनली। मतलब पूरा को सॉल्व करके ये जो वैल्यू थी मेरी, तो फाइनली सॉल्व करके आंसर क्या दे रही है, जीरो। तो क्लियर हो गया कि जो हमें प्रूफ करना था, नेसेसरी कंडीशन कंप्लीट हो गई।
और अगर सफिशिएंट कंडीशन देखें तो बुक में से नोट कर लेना सारी चीजें, बस समझा रहा हूँ मैं। सफिशिएंट कंडीशन अगर देखें, पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है, तो मान लेते हैं अपन ए क्रॉस डी अपॉन डी टी की वैल्यू 0 आ रही है, और हमें प्रूफ करना है कि जो ए का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये वैल्यू बताएं कि डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है। काम करते हैं, तो पहले ए की वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू ए डॉट ए इंटू ए कैप, ए इंटू ए कैप क्रॉस डी अपॉन डी टी, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0, ठीक है। ए क्रॉस, इसको भी डिफरेंशियल करें फिर से, पहले एक का किया फिर दूसरे का नहीं किया, फिर दूसरे का कर लिया, पहले का नहीं किया, वैसे डिफरेंशियल कर दिया। और इसको हम जैसे हम क्रॉस में लिख सॉल्व करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ए कैप तो क्रॉस किससे होगा, डी ए अपॉन डी टी ए कैप से, और प्लस ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस ए स्क्वायर तो बाद में कर लेंगे, ए कैप क्रॉस ए डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आएगा ए डी ए अपॉन डी टी, ए कैप क्रॉस ए कैप, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर, और आएगा ए कैप क्रॉस डी ए कैप इंटू, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों बाहर, बाकी बचा वेक्टर, दोनों का मल्टीप्लाई बाहर, बाकी बचा हुआ वेक्टर, और ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी, तो बचेगा ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो फाइनली इसको हम कहते हैं ए कैप क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो ये जो ए कैप क्रॉस डी अपॉन डी टी, इसका मतलब ये है कि डी अपॉन डी टी 0 है, ठीक है, और डी अपॉन डी टी 0 है, और जब क्रॉस हमारा 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि ए कैप और डी ए कैप अपॉन डी टी ये दोनों ही पैरेलल हैं, ये दोनों ही समांतर हैं, तो जब पैरेलल है तो इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ना, डायरेक्शन एक ही रहेगा दोनों का, ठीक है। तो जो डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, जो दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब कि ये ए का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, ए का सेम डायरेक्शन है, कोई डिफरेंस जनरेट नहीं हो रहा है जब दोनों पैरेलल है। ए और उसका जो डिफरेंस है डी अपॉन डी टी, जो उसका अवकलज है, उन दोनों ही पैरेलल आ रहे हैं, और पैरेलल कब आएंगे, जब दोनों इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, डायरेक्शन चेंज होता तो पैरेलल नहीं होते, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ, इसका मीनिंग तो ये निकला कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज होता तो फिर ये वैल्यू 0 नहीं आती, वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमारा कांस्टेंट है, अचर दिशा है, दिशा जो है वो अचर है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, मतलब दो आपको प्रूफ है जो बुक में से लिखने हैं, इसके अलावा तो आपको नहीं करना है। वेक्टर डिफरेंशिएशन कंप्लीट है अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। सर वेक्टर डिफरेंशियल के एग्जांपल नहीं करने? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब आंशिक अवकलन। देखो डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं कि एक आपके पास फंक्शन होता है, एक फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन जो एज अ मशीन होता है, जिसको कोई ना कोई वैल्यू आप देते हो, और ये आउटपुट प्रोसेस करने के बाद
ये प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस करने के बाद ये आपको आउटपुट देगा। तो आपने इनपुट दिया था x, आउटपुट मिला था आपको y, वही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने x में थोड़ा सा भी चेंज किया तो y में भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो चेंज इन x, x की वैल्यू आप कम ज्यादा करोगे y में भी कम ज्यादा हो जाएगा, भाई प्रोसेसिंग तो वही रहेगी ना, प्रोसेस तो बदलेगी नहीं, लेकिन आपने इनपुट चेंज करोगे आउटपुट बदल जाएगा। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन जब हमारे पास ये जो चेंज हमने किया है और ये जो चेंज आपके पास मिला है, ये पूरा का पूरा चेंज कैसा है, कंटिन्यूअस है, सतत में है, ठीक है। तो आप कंटिन्यूअसली चेंज कर सकते हो उसमें, ये सारी वैल्यूज कंटिन्यूअसली हैं, मतलब ऐसा कुछ रियल लाइन जैसा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर है, अब आप 1 से डायरेक्ट 2 नहीं जाते हो, 1 से धीरे 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 चेंज करते 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 आप 2 पे पहुंच रहे हो। तो ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से उठा के आपने सामान पटक दिया ना। ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आटा चक्की है, मान लो फ्लोर मिल है ना, उसमें एक बोरी उन्होंने सीधे मान लो गेहूं डाल दिए, तो तुरंत ही 5 मिनट में वो निकाल करके पूरा का पूरा इकट्ठा, जैसे आपने इनपुट किया वैसे आउटपुट निकला, ऐसा नहीं ना, वो धीरे 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 कंटिन्यूअसली वर्क होता रहता है, लगातार लगातार आते रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई 5 मिनट तक इसमें से ये पिस के आएगा, फिर अगले 5 मिनट तक नहीं आएगा, फिर अगले 5 मिनट चलेगा, ऐसा नहीं, टुकड़ों में तो नहीं चलता ना भाई, लगातार चलता है, टाइम भी क्रॉस होता रहता है लगातार, टाइम रुकता नहीं है, और ये प्रोसेस भी लगातार वर्क होती रहती है, ये भी रुकती नहीं है, ठीक है। तो जब तक आपने इसको इनपुट दिया तब तक जो आउटपुट देता रहेगा कंटिन्यूअस देगा। तो जैसे ही आप इसका इनपुट चेंज करोगे तो इसका आउटपुट भी चेंज होगा, भाई जितना ज्यादा वैल्यू डालोगे उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा, जितना कम डालोगे उतना कम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही जब हम अंतर जो कैलकुलेशन करते हैं, तो ये जो कैलकुलेशन किसमें आता है, अपना डिफरेंशिएशन में, ठीक है, अवकलन, ये टॉपिक हमारा किसमें आता है, अवकलन में, डिफरेंशिएट करते हैं। बट अभी हमें डिफरेंशिएट कैसा करना है, पार्शियल, आंशिक, आंशिक मतलब एक अंश, इसका मतलब ये है कि एक मशीन तो होगी, ठीक है, बट अब आप उसको एक नहीं, आप उसको 2 वैल्यू दे सकते हैं, या 2 से ज्यादा भी आप इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन 2 इनपुट की मशीन देख लेते हैं। तो ये जो आउटपुट आपको जेड दे रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि आपने एक्स में थोड़ा भी चेंज करोगे तो जेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एक्स में नहीं करोगे, आप वाई में चेंज करते हो वैल्यू, तब भी जेड में चेंज आएगा। तो जेड में जो चेंज आएगा वो दोनों की वजह से आएगा, एक्स में चेंज की वजह से भी आएगा, वाई में भी चेंज की वजह से आएगा। अगर आप दोनों में बदलोगे तब भी दोनों में चेंज आएगा, है ना। तो दोनों में चेंज करते हैं, एक्स भी बदल दें अपन, वाई भी चेंज कर दें, तब भी जेड में चेंज बनेगा ही बनेगा। तो ये जो डिफरेंशियल हो रहा है, आंशिक हो रहा है, मतलब पार्शियल हो रहा है, इसमें आप दोनों के चेंज नहीं कर रहे हो, किसी एक वेरिएबल में वैल्यू बदल रहे हो, वाई में कोई चेंज नहीं कर रहे। तो जब वाई में हम चेंज नहीं कर रहे हैं और चेंज हम एक्स में करते हैं, तो हमारा जेड में तो चेंज आएगा ही आएगा। तो ये जो चेंज कैलकुलेट हो रहा है तो ये भी डिफरेंशियल ही रहा है ना, अवकलन तो यहाँ भी हुआ, मगर यहाँ पे हमने अवकलन कैसा किया, पार्शियल किया, आंशिक, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशियल तो हुआ लेकिन आंशिक हुआ, एक अंश में, एक टुकड़े में, केवल एक्स में या फिर वाई में। तो ये वाई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि वाई कांस्टेंट रहा, वाई में कोई बदलाव नहीं हुआ, वाई एज अ कांस्टेंट वर्क कर रहा था, बाकी हमने जो वैल्यू चेंज कर रहे थे वो एक्स की वैल्यू चेंज करके देख रहे थे, ठीक है। तो नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन होते थे उसमें हम ऐसा लिखते थे, डी जेड अपॉन डी एक्स लिखते थे, इसका मतलब डी लिखते थे तो डिफरेंशियल होता था जेड का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम नोटेशन, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आंशिक है कि पार्शियल है कि नहीं है, भाई इसका मतलब जेड एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम नोटेशन थोड़ा चेंज करेंगे कि हमारा एफ जो है 2 वेरिएबल तो ले रहा है, एक्स और वाई, आंसर ठीक है जेड दे रहा है, मगर जेड का डिफरेंशियल पार्शियल करेंगे तो ये नोटेशन आएगा डेल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डेल एफ ओवर डेल एक्स, नोटेशन चेंज हो जाएगा। डेल मतलब डेल कब लगेगा, पार्शियल के लिए लगेगा, डी लगेगा सिंपल ऑर्डिनरी के लिए, ऑर्डिनरी जो अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है उनके लिए तो डी लगाएंगे, पार्शियल के लिए आप लगाओगे डेल,
और ये नोटेशन ये बताता है कि इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है इनपुट करने के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र चर हैं, स्वतंत्र चरों की जो संख्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, तभी हमने पार्शियल किया है। ठीक है, एक ही होते तो हम ऑर्डिनरी से काम चला ही रहे थे। ऐसे ही अगर आपने मान लीजिए अब x में कोई चेंज नहीं किया, y में चेंज किया, तो z में चेंज हुआ, तो इस चेंज को आप क्या लिखोगे, डिफरेंस इन z विथ रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, z में y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, यानी कि f की वैल्यू का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y। और जब y के लिए करोगे तो x आपका कांस्टेंट हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो मतलब y के अलावा जो कुछ भी है वो कांस्टेंट है ना। ये तो दो मशीन के लिए हो गया, अगर वो दो वेरिएबल के लिए हो गया। अगर f हमारे पास तीन वेरिएबल ले रहा है x y z, और ये आंसर मेरा u देता है, तो मैं u का डिफरेंशियल x के लिए कर सकता हूँ, u का डिफरेंशियल y के लिए कर सकता हूँ, u का डिफरेंशियल z के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब x में चेंज करोगे तो u में चेंज होगा, y में चेंज करोगे तब भी u में चेंज होगा, z में चेंज करोगे तब भी u में चेंज होगा। तो ये जो नोटेशन है बता रहे हैं कि u का डिफरेंशियल, u में जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है। अगर आप x के लिए करते हो तो x के अलावा दो जो वैल्यू बची y z, ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, अचर होंगे। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, बाहर आ जाता है या फिर जीरो होता है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा, फॉर्मूले सारे वही रहेंगे, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, दो बार डिफरेंशियल करना है तो वही दो बार डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, इसका मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स का एक बार और डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, डेल यू ओवर डेल एक्स का डिफरेंशियल हम दोबारा से y के लिए भी कर सकते हैं, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, या फिर डेल यू ओवर डेल वाई का डिफरेंशियल x के लिए करें, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है डेल एक्स डेल वाई। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें आप पहले पढ़ना भी सीख लो कि जो बैक साइड में लिखा है उसका पहले डिफरेंशियल किया है, जो बाद में लिखा है सेकंड किया, मतलब पहले x के लिए फिर दोबारा किया y के लिए। ऐसे ये y के लिए डिफरेंशियल है, पहले दोबारा किया हमने x के लिए। ठीक है, और ठीक है, अब दो बार आप y के लिए डिफरेंशियल कर लो, तो पहले एक बार y के लिए किया, फिर दोबारा y के लिए डिफरेंशियल करोगे तो ऐसा लिखोगे, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे नोटेशन। इस टाइप से नोटेशन लिखेंगे डेल में। जो डेल से एक चीज क्लियर है कि जो हमारा फंक्शन है वो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोनों में चेंज कर दूं मैं, मतलब मैं डिफरेंशियल एक्स के लिए भी कर दूं और वाई के लिए भी कर दूं, और ठीक है दोनों के लिए करूंगा तो डिफरेंशियल क्या कहलाएगा, टोटल कहलाएगा। फिर तब क्या कहलाएगा, टोटल, कि भाई दोनों जितने वेरिएबल है या जितने भी वेरिएबल है सभी में चेंज कर दिया हमने, तो डिफरेंस जनरेट हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, टोटल, पूर्ण, कुल, है ना, पूर्ण अवकलज। तो टोटल के लिए हम नोटेशन क्या लिखते हैं, डी यू। तो डी यू का मतलब है टोटल डिफरेंशियल, इसकी वैल्यू होगी विथ dx और dy का मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो। तो ये जो नोटेशन आ रहा है ये डेफिनेशन है टोटल डिफरेंशियल की, जिसमें आप u का डिफरेंशियल x के लिए भी कर रहे हो, y के लिए भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका टोटल डिफरेंशियल बन जाता है। इस टाइप से हम टोटल डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, f आपको दिया गया है और हमें प्रूफ करना है कि f का डिफरेंशियल दो बार करें, पहले y के लिए फिर x के लिए, या फिर पहले x के लिए और फिर y के लिए करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों आंसर सेम आते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है, तो f का पहले डिफरेंशियल करना पड़ेगा y के लिए, फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा करेंगे x के लिए। ठीक है, और राइट हैंड साइड के लिए पहले डिफरेंशियल होगा x के लिए, दोबारा होगा y के लिए। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा, देखने में समझ आ रहा है कि डिफरेंशियल करना है पहले किसको है, बाद में क्या करना है। और f जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, f हमें दिया गया है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 जो हमारी है इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, चलो x कर लेते हैं,
ठीक है, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, तो f का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल बनाइएगा, ध्यान रखिए डेल बनाइए, डी नहीं बनाना। डी और डेल में अंतर, अगर आपने डी एफ अपॉन डी एक्स करा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल है, आंशिक है। ठीक है, आंशिक के साथ ही करिएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो 2x² y माइनस एक्स पावर 4 आई कैप, इसका डिफरेंशियल होगा, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन e की पावर xy माइनस y साइन x जे कैप, इसका भी होगा। एक एक स्टेप में पहले स्टार्टिंग में एक एक स्टेप लिखा हूँ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल x² cos y, ठीक है, तीनों टर्म का डिफरेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब माइंड में रखिए, करना एक्स के लिए डिफरेंशियल, तो एक्स के अलावा जो कुछ भी है सब कांस्टेंट है, केवल डिफरेंशियल एक्स का होगा। तो पहली वाली टर्म में 2 और y ये बाहर आ जाएंगे, और डिफरेंशियल जो है वो किसका होगा, केवल एक्स का होगा। ठीक है, माइनस सेकेंड वाले में x पावर 4 का डिफरेंशियल होगा, बाकी तो आई कैप चल ही रहा है, प्लस ऐसे इसमें डिफरेंशियल आपका e की पावर एक्स वाई का होगा, माइनस y का डिफरेंशियल नहीं होगा क्योंकि y हमारा कांस्टेंट है, हम x के लिए कर रहे हैं, तो जिसका डिफरेंशियल कर रहे हैं उसी को वेरिएबल मानना है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो ये क्या बाहर, प्लस फिर से अब इसमें cos y और k कैप का नहीं होगा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल केवल किसका होगा, x स्क्वायर का। ठीक है, cos y का नहीं होगा और k कैप का भी नहीं होगा, k कैप भी कांस्टेंट है। अब डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसा फॉर्मूला होता है वैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x माइनस एक्स पावर 4 का डिफरेंशियल 4x³ आई कैप, प्लस ये e की पावर x इंटू वाई है, y को वेरिएबल मत मान लेना, y हमारा कांस्टेंट है। तो ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, e की पावर ax, e की पावर ax का डिफरेंशियल a e की पावर ax। ठीक है, तो ये हो जाएगा y e पावर x माइनस y का डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, sin x का होता है अपना cos x और j के, प्लस सिमिलरली ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x cos y, ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एक्स के लिए हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं हम y के लिए। ठीक है, इसको हम डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, समीकरण 2 को y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने को। तो नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी फॉर्मूले वही है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं किया है। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन जो अभी एफ का डिफरेंशियल हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली आंशिक अवकलन किया जा चुका है एक बार एक्स के लिए, अब इसको दोबारा डिफरेंशियल कर रहे हैं वाई के लिए, यानी कि एक्स के लिए तो हो चुका है, दोबारा कर रहे हैं वाई के लिए, तो इसको कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो हमारे पास हम निकाला उसको दोबारा डिफरेंशियल कर रहे हैं वाई के लिए, तो डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटर हमारा लगेगा। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, पुट कर लेते हैं, तो कितना जाएगा ये 4xy प्लस 4x³ आई कैप, प्लस y के लिए डिफरेंशियल कर रहे हैं y e की पावर xy
वाई कॉस एक्स जे कैप ठीक है। वाई के लिए डिफरेंशियल करना है तो अब आपके माइंड में होना चाहिए कि अब मेरे को एक्स का डिफरेंशियल नहीं करना, केवल वाई का करना है। तो इसमें से कांस्टेंट जो होगा सो बाहर करो, केवल वाई को छोड़ो अंदर। तो जैसे वाई का डिफरेंशियल हम करेंगे तो 4x तो आ जाएगा बाहर, डिफरेंशियल वाई का होगा ओनली, प्लस सेकेंड वाले में तो वाई ही नहीं है ना, तो डिफरेंशियल किसका करेंगे, 1 का, मतलब कि कांस्टेंट का, बाकी और कोई है ही नहीं उसमें वाई तो। यहाँ तो दोनों का होगा, वाई का भी होगा, e की पावर एक्स वाई का भी होगा, तो ये मल्टीप्लाई में माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशियल नहीं होगा, डिफरेंशियल केवल वाई का होगा, जे कैप 2x का डिफरेंशियल नहीं होगा, केवल कॉस वाई का डिफरेंशियल होगा, नॉर्मल जैसे फॉर्मुले हमारे फॉर्मुले अप्लाई कर लीजिए, बस एक ही चीज, बस जिस स्टेप पर गड़बड़ मत करना कि किसे कांस्टेंट मानना है किसे डिफरेंशियल करना है, बस ये जरूर याद रखिए, नोटेशन में गड़बड़ मत कर लीजिए, ठीक है। इनटू 1 प्लस 0 आई कैप प्लस वाई इंटू ई पावर एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई में तो पहले हमने y का डिफरेंशियल नहीं किया, e की पावर एक्स वाई का करेंगे तो क्या आएगा x e की पावर एक्स वाई, x कांस्टेंट है x आगे आ जाएगा, और प्लस y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और e की पावर एक्स वाई माइनस कॉस एक्स जे कैप, और कॉस वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन वाई के कैप। तो ये हो गया आपका 2 बार डिफरेंशियल f का, पहले x के लिए फिर y के लिए, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये तो आपका आ गया, शायद राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड एक साइड रह गया है, एक तरफ की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन 1 को दोबारा डिफरेंशियल करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, पहले y के लिए लास्ट में x के लिए, तब भी यही इक्वेशन आनी चाहिए सेम। अगर सेम इक्वेशन आती है तो अपना प्रूफ हो गया, फिर तो काम बन गया, है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। समीकरण 1 को y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो डिफरेंशियल करेंगे f का विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, e की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर कॉस वाई के कैप का, और ये फाइनल जो आपका y के लिए कर रहे हो, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, डिटेल एक बार आप लोग जो पिछले वाले को देख के कर लेना, ठीक है। कि y के लिए कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल देखो नहीं होगा, है ना, कांस्टेंट है, y का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 माइनस x पावर 4 में तो y है ही नहीं, सारा कुछ कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, अब इसमें e की पावर एक्स वाई का डिफरेंशियल y के लिए क्या आएगा, x e की पावर एक्स वाई, x कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का नहीं होगा, y का डिफरेंशियल होगा जे क्या, y के लिए करेंगे तो cos y का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन y, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका डेल एफ अपॉन डेल इक्वेशन नंबर। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, अब किसके लिए करना है, एक्स के लिए, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, डिफरेंशियल कर लेते हैं इक्वेशन 4 को। तो y के लिए किया था, अब x के लिए कर रहे हैं, नोटेशन सोच समझ के लिखना बस केवल, और कुछ नहीं करना। तो इसको दोबारा डिफरेंशियल कर रहे हैं अपन x के लिए, तो डेल ओवर डेल एक्स
2x² आई कैप प्लस डेल ओवर डेल एक्स। ये डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेना क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा इसी पे चल रहा है, पार्शियल पे। आगे पूरा कंप्लीट चैप्टर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये कंप्लीट चैप्टर हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन पे टिका हुआ है। उसमें हमें आंशिक अवकलन ही करना है। और इस चैप्टर में से तो एक कंफर्म क्वेश्चन आता है हर साल, इसी में से आता है इसी में से, ये थर्ड चैप्टर में से। फर्स्ट और सेकंड में से इतना नहीं होता है कि थर्ड तो ये कंफर्म चैप्टर है, जो आएगा इसी में से ही आएगा। अब जैसे डिफरेंशियल किया हमने, पहले 2 का तो नहीं होगा, आई का नहीं होगा, x² का डिफरेंशियल जाएगा 2x, तो जाएगा 4x आई कैप। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशियल नहीं करते हैं, सेकंड का कर लेते हैं। कांस्टेंट हमारा y है, तो y आगे आ जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, प्लस अब x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और e की पावर x हो जाएगा, माइनस sin x का डिफरेंशियल cos x हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे ये sin y का नहीं होगा डिफरेंशियल, k कैप का नहीं होगा, केवल x² का होगा, कितना होगा 2x sin y k कैप। इक्वेशन नंबर 5। तो अगर आप देखेंगे 5 और थर्ड नंबर इक्वेशन सेम टू सेम हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इक्वेशन 3 और 5 दोनों एक ही है, तो फ्रॉम 3 एंड 5, 3 और 5 से आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ही वैल्यू, चाहे आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें, पहले x बाद में y या पहले y बाद में x, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम टू सेम आएगा, एक ही आएगा।